साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट AGP डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देता हूं। आज मैं अधिवक्ताओं को, जो अपने कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको थोड़ा CPC के सेक्शन 151, जो कि आमतौर पर बहुत ही जो भी सिविल सूट चलते हैं उसमें बहुत ही उपयोग होने वाली धारा जो है वो कौन है, धारा 151 CPC का। वह CPC में धारा 151 क्या है, इस बिंदु पर हम थोड़ा बताना चाहते हैं साथियों कि सिविल मामलों में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली धारा 151 है, जिसके अंतर्गत न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस धारा को प्रत्येक अन्य धारा, आदेश, नियम के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। यह धारा न्यायालय को वह सभी शक्तियाँ प्रदान करती है जो न्याय की प्राप्ति एवं कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ बहुत ही व्यापक है, किसी भी तरह से संहिता के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं है। वे संहिता द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त है और न्यायालय इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। साथियों, इस प्रकार से इस धारा 151 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एकमात्र इसकी भी एक सीमा है। इसके लिए यह आदेशित किया जा सकता है। न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। इस तरह के एक स्पष्ट बयान से यह मानना संभव नहीं कि संहिता के प्रावधान निहित शक्तियों को सीमित करके या अन्यथा इसे प्रभावित करके नियंत्रित करते हैं। अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है। यह अदालत में निहित एक शक्ति है जो पक्षकारों के बीच न्याय करने के अपने कर्तव्य के आधार पर है। इस प्रकार निहित शक्तियों का उद्देश्य यह है कि किसी भी कोड या कानून को इस हद तक संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता ताकि यह नियम में छोड़ी गई रिक्तता से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में प्रत्येक चरण में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रदान किया जा सके। ऐसा नहीं है साथियों कि इस धारा का उपयोग कभी भी कहीं भी किया जा सकता हो। इस धारा का उपयोग एक इस के लिए किया जाता है कि यदि कोई रिलीफ हम चाहते हैं और वो रिलीफ में हमारे इस संहिता में कोई व्यवस्था नहीं है, तब इसका उपयोग धारा 151 का किया जाता है। ऐसी स्थिति में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी स्थिति पर एक पुल बनाने के लिए या साधन बनाने के लिए अंतर्निहित शक्तियों के लिए न्यायालय द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए। किंतु धारा 151 वहाँ लागू नहीं होती जहाँ कानून में उस स्थिति के लिए साफ प्रावधान मौजूद हों। उदाहरण के लिए कोर्ट द्वारा की गई एक पक्षीय कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोर्ट को धारा 151 के अंतर्गत दाखिल आवेदन अंतर्निहित शक्तियों के परिधि में नहीं आता, क्योंकि ऐसी कार्यवाही के लिए संहिता के आदेश 9 नियम 7 में प्रावधान मौजूद है। माने इस प्रकार से साथियों, यदि किसी भी कार्यवाही के लिए स्पष्ट धारा है तो उसका प्रयोग 151 के रूप में आप नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय इसका स्वविवेक से के रूप में इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने समेंद्र नाथ सिन्हा बनाम कृष्ण कुमार नाग AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1440 के मामले में यह निर्धारित किया कि अदालत में एक अंतर्निहित शक्ति है जिससे एक लिप की गलती को ठीक करने के लिए निर्णय पारित किया है या एक आकस्मिक भूल
या चूक से उत्पन्न होने वाली त्रुटि और अपने फैसलों को बदलने के लिए, ताकि उसके अर्थ को प्रभावी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति बोवेन एलजे के मैलोर बनाम स्वीरा के मामले को संदर्भित किया गया, जहां यह कहा गया कि हर अदालत को अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर अंतर्निहित शक्ति है, जब तक कि वे रिकॉर्ड अपनी शक्ति के भीतर हैं और उनमें किसी भी गलती को ठीक कर सकता है। एक आदेश पारित हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ताकि अपने इरादे को पूरा किया जा सके और आदेश दिए जाने पर अदालत का अर्थ व्यक्त किया जा सके। कोई किसी भी धारा में यदि उसका उपचार प्राप्त करने के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो उस धारा के साथ आंशिक रूप से हम धारा 151 सीपीसी का भी प्रावधान जोड़ देते हैं साथियों, जिससे न्यायालय अगर हमारे दायरे में नहीं आता है तो उसको दायरे में अपने मान करके हमको रिलीफ दे सके। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता में भी आपराधिक न्यायालयों में के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 151 के तहत सभी सिविल न्यायालयों में निहित शक्तियों के अस्तित्व को मान्यता देती है, जिनमें निचले अदालतें और उच्च न्यायालय भी शामिल हैं। किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता केवल उच्च न्यायालय में धारा 482 के तहत ऐसी सभी अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता होती है। साथियों, जिस तरह से 482 का अधिकार माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन धारा 151 का अधिकार जो है हम जो ट्रायल कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, राम प्रकाश अग्रवाल बनाम गोपी कृष्णा 2013-11 SCC 296 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है। ये स्थितियां क्या क्या हैं साथियों? पहला है जब सीपीसी में किसी स्थिति विशेष के कोई उपचार मौजूद न हो। दूसरा है एक लंबित मुकदमे में। तीसरा है ऐसे व्यक्तियों के पहल पर जो न्याय और समानता के अनुरूप पक्षकार हों। चौथा, उन मामलों में जहां एक पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पाँचवां, न्याय की विफलता के मामले में। छठवां, अदालत से धोखाधड़ी के मामले में। पक्षकार से धोखाधड़ी एक अलग स्थिति है। सूट के समेकन के लिए जहां तथ्य और कानून के समान प्रश्न हैं, जहां पार्टी लेकिन ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल निपटाए गए मामलों को फिर से खोलने, निष्पादन को रोकने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति जो वाद का पक्षकार नहीं है के कहने पर नहीं किया जा सकता है। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कानून के स्पष्ट विशिष्ट प्रावधानों के साथ संघर्ष या उल्लंघन में नहीं किया जा सकता। क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई में किसी पक्ष की चिकित्सा जांच सीपीसी की धारा 151 के तहत अनुमत है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम में किसी पक्ष की चिकित्सा जांच का प्रावधान नहीं है, लेकिन अदालत के पास पक्षों को पूर्ण न्याय करने के लिए सभी आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति है। यह अच्छी तरह से तय है कि अदालत का प्राथमिक कर्तव्य देखना है कि सच्चाई सामने आए, इसलिए ऐसी स्थिति में चिकित्सा जांच का आदेश दिया जाना उचित होगा। एक ट्रिब्यूनल अथवा अदालत अपने द्वारा पारित किए गए निर्णय को धारा 151 की शक्तियों के तहत वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधिया स्वेन बनाम गोपीनाथ देव 1999 4 SCC 396 के मामलों में कानून निर्धारित करते हुए कहा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में एक आदेश को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वापस लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? जब
आदेश में समाप्त होने वाली कार्यवाही अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी से ग्रस्त है। दूसरा, निर्णय प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी या मिलीभगत का उपयोग किया गया है। तीसरा, अदालत द्वारा किसी पक्ष को पूर्वाग्रह करने में गलती की है। इस तथ्य की अनदेखी में एक निर्णय दिया गया है कि एक आवश्यक पार्टी को बिल्कुल भी नोटिस की तामील नहीं की गई या उसकी मृत्यु हो गई और संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैवाहिक कार्यवाही का विचारण कर रहे एक सिविल कोर्ट सीपीसी की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत नहीं आने वाली संपत्ति के संबंध में भी राहत प्रदान कर सकता है। अदालत द्वारा अंतरिम आदेश दिए जाते हैं कि याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है जब तक कि पक्षकारों के अधिकारों पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाए। यहाँ तक कि जहाँ यह कानून में प्रदान नहीं किया गया है तो अदालतों के पास अंतरिम आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। जब एक कानून किसी विशेष प्रावधान के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है लेकिन उसके तहत उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं पाया जाता या अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके तहत मांगी गई राहत देने की कोई शक्ति नहीं है, हालांकि उक्त आवेदन को किसी भी अन्य प्रावधान के तहत बनाए रखने के योग्य पाया जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल किए गए आवेदन का लेबल नामकरण कोई मायने नहीं रखती है और मांगी गई राहत किसी पक्ष को अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से साथियों, धारा 151 का निष्कर्ष यह है कि अंतर्निहित शक्तियों के पीछे पूर्ण न्याय का आशय प्रकट होता है। किसी भी कानून अथवा कोड में सारी परिस्थितियों पर प्रावधान हो पाना मुश्किल होता है, किंतु उक्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रदान न की जाकर अदालत में अस्तित्व से ही प्राप्त है। अदालत को ऐसी शक्तियाँ प्रयोग में लेते हुए इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वह किसी अन्य कानून में मौजूद न हो। इस प्रकार साथियों, 151 का कानून एक ब्रह्मास्त्र है जिसमें जहाँ पर कोई कानूनी उपचार नहीं रहता है, न्यायालय को वो आवेदन दे करके उनके न्याय प्रदान करने के लिए 151 का आवेदन दिया जाता है, जो कि बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही उपयोगी है सिविल लॉयरों को के लिए भी। जो सिविल मामले ये करते हैं, सिविल हो, विवाह विच्छेद हो, जो ये सिविल नेचर के मामले हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ सभी भाई यह छोटी सी जानकारी देने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।